हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं न्यू। कल एडीओ 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो है एडीओ का जो नया सिलेबस है उसको भी मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करने से पहले हम एडीओ 2025 का जो नया सिलेबस है उसका ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमको एडीओ का एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इससे पहले जो है एडीओ का सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंकों का पूछा जाएगा। तो इसीलिए आज की क्लास में हम सबसे पहले जो है एडीओ का सिलेबस जानेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एडीओ का जो 2025 का सिलेबस है, ठीक है, इसमें टोटल 100 प्रश्न पूछा जाएगा 100 अंकों का। ठीक है, और इसके जो सिलेबस है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में है सामान्य अध्ययन, दूसरा पार्ट में है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, तीसरे पार्ट में है ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज, जिसके अंतर्गत आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। चौथा पार्ट में है सामान्य हिंदी। ठीक है, अब देखते हैं इस पार्ट में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने अंकों का पूछा जाएगा और कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा। तो देखिए पहला पार्ट है सामान्य अध्ययन। ठीक है, इससे 15 प्रश्न पूछा जाएगा 15 अंकों का। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो टॉपिक्स हैं वो है भारत का इतिहास, सामान्य जो विज्ञान है वो, ठीक है, पॉलिटी से प्रश्न पूछा जाएगा, इकोनॉमी से, ज्योग्राफी से, इस सभी जो टॉपिक्स है उससे जो है सामान्य अध्ययन से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 15 प्रश्न पूछा जाएगा, 15 अंकों का पूछा जाएगा। दूसरा भाग में है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। ठीक है, इससे टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंकों का पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है टॉपिक्स हैं छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनजाति, ठीक है, इकोनॉमी, प्रशासनिक ढांचा, साहित्य, संगीत, नृत्य, इन सभी जो टॉपिक्स है उससे टोटल 25 प्रश्न पूछा जाएगा 25 अंकों का। तीसरा पार्ट है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है एडीओ का, ग्रामीण विकास की योजनाएं एवं पंचायती राज। इससे जो है टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे 50 अंकों का। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो है आजीविका, पंचायती राज और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे टोटल 50 अंकों का। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा जैसे आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं चौथा पार्ट है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी से जो है टोटल 10 प्रश्न पूछा जाएगा 10 अंकों का। तो इन टॉपिक से जो है प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी में, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो हमने जैसे पढ़ा कि जो एडीओ 2025 का जो सिलेबस है उसमें सामान्य अध्ययन से टोटल 15 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, 15 प्रश्न। छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, इससे जो है 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 25 अंक का। ग्रामीण विकास की योजना एवं पंचायती राज से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक के। सामान्य हिंदी, इससे प्रश्न पूछा जाएगा 10 प्रश्न और 10 अंक का पूछा जाएगा। तो अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा 100 अंकों का। जैसे कि अभी व्यापम का जो पैटर्न चल रहा है 100 प्रश्न पूछने का, तो उसी के आधार पर जो है एडीओ का एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न था वर्तमान 2024-25 में छत्तीसगढ़ में अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन मजदूरी दर कितनी है। तो 2024-25 में छत्तीसगढ़ में जो है अकुशल श्रमिकों का प्रतिदिन मजदूरी दर है 243 रुपये। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 243 रुपये। आज का पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला है पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा परिवार रोजगार कार्ड जारी किया जाता है। दूसरा है रोजगार कार्ड जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिए वैध होगा एवं प्रत्येक 5 वर्ष समाप्त होने के बाद 1 माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जाना अनिवार्य है। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला है पंजीकृत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा परिवार रोजगार कार्ड यानी कि जॉब कार्ड जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है रोजगार कार्ड जारी होने के बाद यानी कि रोजगार कार्ड जारी होने के दिनांक से लेकर 5 वर्ष के लिए जो जॉब कार्ड है वो वैध होता है यानी वैलिड होता है।
और प्रत्येक 5 वर्ष जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद 1 माह के अंदर जो है ग्राम पंचायत के द्वारा उसे नवीनीकृत किया जाना अनिवार्य होता है। तो ये भी सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य नियोजन गारंटी परिषद के गठन का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है धारा 9, दूसरा ऑप्शन है धारा 10, तीसरा ऑप्शन है धारा 11, चौथा ऑप्शन है धारा 12। तो मनरेगा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जो है राज्य नियोजन गारंटी परिषद इसका गठन किया जाता है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। याद रखिएगा, अगर प्रश्न में होता राज्य नियोजन गारंटी निधि, यहाँ पे परिषद के जगह अगर निधि होता तो हमारा आंसर हो जाता धारा 21, यानी कि राज्य नियोजन गारंटी जो निधि है इसका गठन किया जाता है धारा 21 के तहत, और राज्य नियोजन गारंटी परिषद का जो गठन है वो किया जाता है धारा 12 के तहत। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है तो अच्छे से पढ़िएगा इन दोनों को। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों द्वारा किस अनुपात में निधियों का वहन किया जाता है? पहला है 50:50 में, दूसरा ऑप्शन है 60:40 में, तीसरा ऑप्शन है 90:10 में, चौथा ऑप्शन है 75:25 में। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY के अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों द्वारा जो है 75:25 में निधियों का वहन किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा 75:25। ये सामान्य राज्यों के लिए। ठीक है, अगर पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कहा जाता तो उसका राइट आंसर हो जाता 90:10 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह के किस प्रकार के संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है? पहला है ग्राम संगठन, दूसरा ऑप्शन है संकुल स्तरीय संगठन, तीसरा ऑप्शन है जिला स्तरीय संगठन, चौथा ऑप्शन है राज्य स्तरीय संगठन। तो राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो है स्व सहायता समूह के लिए जो है राज्य स्तरीय संगठन की परिकल्पना नहीं की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। बाकी ग्राम संगठन यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन ये इसका परिकल्पना किया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसका भी परिकल्पना किया जाता है। जिला स्तरीय संगठन यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन इसका भी परिकल्पना किया जाता है राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्व सहायता समूह के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना बिहार के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र हेतु संचालित है? पहला ऑप्शन है समुदाय आधारित संवहनी कृषि, दूसरा ऑप्शन है महिला किसान सशक्तिकरण योजना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बिहान योजना के अंतर्गत जो है कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र हेतु संचालित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा उपरोक्त दोनों, यानी समुदाय आधारित संवहनी कृषि और महिला किसान सशक्तिकरण योजना ये दोनों योजना जो है बिहार के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र हेतु संचालित योजना है। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना किसके कौशल विकास से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केवल महिलाओं के, दूसरा ऑप्शन है केवल छात्रों के, तीसरा ऑप्शन है केवल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के, चौथा ऑप्शन है ग्रामीण युवा के। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम कौशल्य योजना, ठीक है, ये ग्रामीण युवा के कौशल विकास से संबंधित है, यानी ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूनियन टेरिटरी में है। पहला ऑप्शन है 90:10 का, दूसरा ऑप्शन है 75:25 का, तीसरा ऑप्शन है 50:50 का, चौथा ऑप्शन है 100:0 का। तो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्य का जो हिस्सा होता है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में होता है 100:0 का, यानी कि सारा नीति का जो वहन करता है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों का चयन SECC 2011 के आंकड़ों के आवास वंचन मानकों के आधार पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है लाभार्थियों की सूची की वैधता ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित की जाती है। तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों सही है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके तहत जो है इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है। तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है इसके तहत जो है लाभार्थी का चयन जो है SECC यानी कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस
जो है 2011, इसके आंकड़ों के जो आवास पंचन मानक है उसके आधार पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। अगला है लाभार्थियों की जो सूची है उसकी वैधता ग्राम सभा द्वारा प्रमाणित की जाती है। ये भी सही है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसकी होगी? पहला है सांसद, दूसरा है जिला कलेक्टर, तीसरा ऑप्शन है पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी होती है पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि की, यानी ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रुर्बन मिशन यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत जो है देश में कितने रुर्बन क्लस्टर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 200, दूसरा ऑप्शन है 300, तीसरा ऑप्शन है 100, चौथा ऑप्शन है 400। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इसके अंतर्गत जो है पूरे देश में जो है टोटल 300 रुर्बन क्लस्टर सृजित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा कुल कितने जनजाति क्लस्टर का चयन किया गया है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12। तो जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत जो है राज्य शासन के द्वारा टोटल 11 जनजातीय क्लस्टर का चयन किया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा वर्तमान में कितनी है? पहला है 10 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 20 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 15 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 50 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है प्रदान किए जाने वाले ऋण की जो अधिकतम सीमा होती है वो होती है वर्तमान में 20 लाख रुपए। ठीक है, पहले था 10 लाख रुपए लेकिन वर्तमान में है 20 लाख रुपए, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा 20 लाख रुपए। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन की कितनी श्रेणियां हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 5। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है मुद्रा लोन की जो श्रेणियां होती है वो 4 श्रेणी की होती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। कौन कौन सी श्रेणी? पहला है शिशु ऋण दिया जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका किशोर ऋण, तीसरा है तरुण ऋण और चौथा है तरुण प्लस ऋण। ये अभी वर्तमान में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है शिशु ऋण दिया जाता है 50,000 तक। ठीक है, 50,000 तक ऋण दिया जाता है शिशु ऋण के अंतर्गत। किशोर ऋण के अंतर्गत जो है 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। तरुण ऋण के अंतर्गत जो है 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है और तरुण ऋण के अंतर्गत जो है 10 लाख से जो है 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है तरुण प्लस के अंतर्गत। ठीक है, और इसे जो है वर्तमान में जोड़ा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। 4 श्रेणियां होती है मुद्रा योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन की। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? पहला है लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, दूसरा ऑप्शन है निर्धन कृषकों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य होता है लघु उद्योगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण योजना में कितने रुपए के ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान है? पहला ऑप्शन है 50,000, दूसरा ऑप्शन है 1 लाख, तीसरा ऑप्शन है 5 लाख, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है शिशु ऋण के अंतर्गत जो है 50,000 रुपये तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ हुई? पहला है 3 मार्च 2015 को, दूसरा ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2015 को, तीसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 2015 को, चौथा ऑप्शन है 3 अप्रैल 2015 को। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये प्रारंभ किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किस वित्तीय वर्ष में
बंद कर दी गई है। पहला ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2023-24 में, दूसरा ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में, तीसरा ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2024-25 में, चौथा ऑप्शन है वित्तीय वर्ष 2021-22 में। तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना ऐसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में बंद कर दिया गया है, यानी ऑप्शन तीसरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? पहला ऑप्शन है 20 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 50 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 25 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 30 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो है विनिर्माण क्षेत्र यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो वाले जो एरिया है उसमें परियोजना की जो अधिकतम लागत होती है वो होती है 50 लाख रुपए की। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? पहला ऑप्शन है 20 लाख रुपए, दूसरा ऑप्शन है 50 लाख रुपए, तीसरा ऑप्शन है 25 लाख रुपए, चौथा ऑप्शन है 35 लाख रुपए। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सेवा व व्यवसाय क्षेत्र में, ठीक है, सर्विस सेक्टर में जो है परियोजना की अधिकतम लागत होती है 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता के संबंध में क्या सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन गलत है ये हमें बताना है इस प्रश्न में। ठीक है, पहला है आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, दूसरा है न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है स्व सहायता समूह इसके लिए पात्र हैं, चौथा ऑप्शन है सभी सही है। तो कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो होना चाहिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पात्रता के लिए, तो वो होती है 8वीं उत्तीर्ण। ठीक है, 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो और बाकी जो है आयु होना चाहिए 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, पात्रता के लिए स्व सहायता समूह भी इस योजना के पात्र होते हैं। अगला है आपके लिए आज का प्रश्न है, समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजना अवधि होती है। पहला ऑप्शन है 2 से 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 से 8 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 4 से 7 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 5 से 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।